हेलो एवरीवन। बच्चों, मोशन वन डायमेंशन में आज फिर से हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट भी मिलते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी क्वेश्चन में बीच में कहीं इनका हमको यूज़ करना होता है। ये सब चीज़ें अगर हमको पहले से पता होगी तो हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, हमारा टाइम बचेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच तरीका हमारे दिमाग में पहले से रहेगा। हम लोग पूरा चैप्टर काइनेमेटिक्स का अच्छे से पढ़ रहे हैं। एक एक जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं तुमको करवा रहा हूँ। इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर डालो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। जो क्लास 11th के बच्चे हैं बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख करके फिर खुद से प्रैक्टिस करेंगे। और जो नीट और मेंस के बच्चे हैं वो इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चंस कहीं मिले उसको प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से आगे बढ़ना है कि ये सब क्वेश्चंस में ही हमारे क्वेश्चन छुपे होंगे। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे का पीछे के लेक्चर्स छूटे होंगे तो बहुत जल्दी एकदम अर्जेंट बेसिस पर जा कर के लेक्चर्स कंप्लीट कर लो, क्योंकि बैकलॉग होगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी आगे। आज की बात अगर किया जाए तो आज भी तुमको मैं एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस में किसी स्पेसिफिक कंडीशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें अगर पहले से पता होंगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। पहले वो कंडीशन बताऊंगा, फिर बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और फिर बताऊंगा तुमको इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो पहले कंडीशन समझ लेते हैं। कंडीशन क्या है? मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेशन की एक बहुत प्यारी सी कंडीशन है जिससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और क्वेश्चन अगर नहीं भी बनेंगे तो किसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसका यूज़ तुमको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो पहले समझाता हूँ कंडीशन क्या है। देखो, तो सपोज दैट पहले एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो अपने मोशन को t = 0 पर वो इस पॉइंट से शुरू करता है। फॉर सिंप्लिसिटी लेट अस टेक u = 0 स्टार्टिंग विथ रेस्ट। ठीक है, पूरी बात समझना कि क्या है और इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे और हमें इसको इस कॉन्सेप्ट को कैसे ध्यान रखना है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करा चुका हूँ, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वन डायमेंशन मोशन का। तो याद होगा तो ये बहुत जगह काम आएगा। इवन लॉज ऑफ मोशन में भी मैं तुमको इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना सिखाऊंगा। तो t = 0 पर मान लो u = 0 से स्टार्ट करता है। u कुछ भी हो सकता है, फॉर सिंप्लिसिटी मैंने 0 मान लिया। इसमें एक्सेलेरेशन होता है, कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन a होता है, कुछ समय तक होता है, लेट अस सपोज t समय तक होता है। और आफ्टर समय t, आफ्टर टाइम t, उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो बढ़ कर क्या हो जाती है? कैपिटल V। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंडीशन है। स्टार्टिंग विथ रेस्ट है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन a है जो t समय तक काम करता है और उसकी वेलोसिटी को बढ़ाकर कैपिटल V कर देता है। इसके बाद हुआ क्या कि पार्टिकल में सडनली डी एक्सेलरेशन आ गया। मतलब यूँ कह सकते हो कि इस एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गया। ऐसा भी लिख करके आता है, डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। एक्सेलेरेशन है, मैग्नीट्यूड वही है, बस डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब क्या है? वो तो अब डी एक्सेलेरेशन की तरह काम करेगा। तो मान लो आफ्टर टाइम देयर इज डी एक्सेलेरेशन। हाँ, मैग्नीट्यूड वही है, मैग्नीट्यूड वही है, बस वो एक्सेलेरेशन से डी एक्सेलरेशन हो गया। कैसे होगा? डायरेक्शन उसका रिवर्स हो जाएगा सडनली। कैसे हुआ उस सबसे कोई मतलब नहीं है, हो गया, उसको लेके चलना है। तो आफ्टर टाइम t व्हेन वेलोसिटी बिकम्स v, उसका एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, मतलब अब डी एक्सेलरेशन काम करेगा। मैग्नीट्यूड सेम है, अलग भी हो सकती है मगर पहले सेम की बात करते हैं। होगा क्या? अब ये डी एक्सेलरेशन है तो अब कैपिटल V की वैल्यू घटेगी, डिक्रीज करेगी, भाई डी एक्सेलरेशन है। तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड उतनी ही है जितने की एक्सेलरेशन की है तो यहाँ पर एक बहुत सिमेट्रिकल चीज़ देखने को मिलती है। जितने टाइम में 0 से बढ़ कर के v हुआ है, एग्जैक्टली उतने ही टाइम में ये v से बढ़ कर के इसकी वेलोसिटी वापस 0 आ जाएगी। मतलब टाइम विल रिमेन सेम, बशर्ते दोनों जगह का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो अगर एक्सेलरेशन जितने टाइम में वेलोसिटी बढ़ाएगा, डी एक्सेलरेशन उतने ही टाइम में वेलोसिटी को कम कर देगा, बशर्ते जो रेट ऑफ डी एक्सेलरेशन है, जो उसकी रेट है वेलोसिटी को कम करने की, वो वही होनी चाहिए जो वेलोसिटी को बढ़ाने की रेट थी इस वाले पार्ट में। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमको ध्यान रखना है।
कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर हमको ये दिखाई दे कि मैग्नीट्यूड सेम है एंड सडनली डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, मतलब डी एक्सेशन, तो समझ जाना वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। और जितने टाइम में ज़ीरो से बढ़कर v हुई है उतने ही टाइम में ये v से बढ़कर ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर एक बात मैं और तुमको बताऊँ कि ये ज़ीरो और v की बात नहीं है। अगर मान लो ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करता, स्टार्ट करता है x से, x कोई वेलोसिटी है, तो x से v हो गया, तो v से फिर x होने में भी उतना ही वक्त लगेगा, मतलब सेम वैल्यू होना चाहिए। जितना चेंज x से v यहाँ पे हुआ उतना ही चेंज v से x यहाँ पे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग विथ कह दिया 10 मीटर पर सेकेंड और 10 सेकेंड में 50 हो गया, तो अगेन 10 सेकेंड में 50 से फिर वो 10 मीटर पर सेकेंड पे आ जाएगा। तो जितने टाइम में जितना वेलोसिटी बढ़ेगा उतने ही टाइम में उतना ही वेलोसिटी घट भी जाएगा, बशर्ते जितना एक्सेलरेशन है वही तुम्हारा डी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। जैसे वाईफाई फिक्स बता दो कि मैं कहूँ कि 20 मीटर पर सेकेंड है और 20 सेकेंड में 70 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो 20 सेकेंड में 20 से 70 हो गया, तो अगेन 20 में वो 70 से वापस 20 हो जाएगा अगर डी एक्सेलरेशन सेम है तो। ठीक है, एक बात और, सिर्फ टाइम ही नहीं, डिस्टेंस भी यहाँ पर पे सेम होती है, इस बात को भी ध्यान रखना। जितना डिस्टेंस वो चल करके ज़ीरो से v बढ़ाएगा उतना ही डिस्टेंस उसको चल करके v से कम भी, v से जीरो पे भी आना होगा। तो सिर्फ टाइम ही सेम नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस भी सेम कवर करना होगा। अगर तुम इसको चाहो तो ऐसे देख भी सकते हो। अगर हम लोग बात करें कि टाइम कैसे सेम हुआ, तो v इज़ इक्वल टू u प्लस AT, तो यहाँ से अगर मैं t निकालूँ तो t इज़ इक्वल टू क्या आएगा, v बाई a आएगा। अगर मैं इसको t1 और t2 करके चेक करूँ कि मान लो ये t1 है, s1 है, ये t2 है और s2 है, चेक भी कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। t1 इज़ इक्वल टू v बाई a, उसमें चेक करोगे तो अगेन फॉर्मूला जो लगाना पड़ेगा v इज़ इक्वल टू u माइनस टी लगाना होगा। रेस्ट में आ गया तो v इज़ इक्वल टू 0 है, स्टार्टिंग विथ ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक के लिए, एन माइनस ए तो सेम ही है इंटू t2। तो यहाँ से अगर मैं t2 निकालूँ तो जाहिर सी बात है v बाई ए आएगा, देख लो v बाई ए। तो दोनों समय जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, डिस्टेंस चेक करोगे तो डिस्टेंस के लिए लगा दो फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a/s1। तो यहाँ से s1 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी बालक, v स्क्वायर बाई 2a मिल जाएगी। यहाँ फॉर्मूला लगाऊँ डी एक्सेशन का तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s2 कर दिया। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, इनिशियल की वैल्यू कितनी है, v स्क्वायर है माइनस 2a/s2। तो यहाँ से s2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v स्क्वायर बाई 2a हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। चलो, तो ये बात तुमको समझनी होगी कि अगर ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आते हैं तो टाइम और डिस्टेंस ये दोनों सेम होंगे, t1 इज इक्वल टू t2 भी होगा और s1 इज इक्वल टू s2 भी होगा, लेकिन कंडीशन वही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्सेलरेशन ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये तो ठीक है कि जितने टाइम में एक्सेलरेट होगा उतने टाइम में डी एक्सेलरेट भी हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम टाइम में एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस को तय करते हुए। लेकिन क्या हमेशा ही ऐसा होगा कि ए और ये माइनस ए की मैग्नीट्यूड सेम हो? क्या हमेशा ऐसा होगा कि एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड और डी एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड सेम हो? ऐसा हमेशा क्वेश्चन तो होगा नहीं। तो मान लो अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो उस कंडीशन में भी बात मैं बताता हूँ, अगर एक्सेलरेशन a1 है और डी एक्सेलरेशन माइनस a2 है, मतलब मैग्नीट्यूड इज़ डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है बच्चा ऐसे कंडीशन में टाइम भी डिफरेंट होगा, t1 और t2 अब इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या होंगे, तो इनका भी रिलेशन होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू t2 बाई t1। इस फॉर्मूले को लगा करके हम t1 t2 के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उल्टा मतलब हो जाएगा, क्या उल्टा मतलब ऐसे कह सकते हो कि अगर मैं एक्सेशन यहाँ पर a है और यहाँ पर मैंने कर दिया -2 है, एक्सेशन डी एक्सेशन की रेट डबल हो गई,
तो डी एक्सेशन की रेट अगर डबल होगी तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ए एक्सेशन से टी टाइम लगा तो 2a से कितना हो जाएगा, t/2। तो जिस रेशो में ये बढ़ेगा टाइम उस रेशो में कम हो जाएगा, और अगर इक्वल इक्वल है तो ऑफकोर्स टाइम भी सेम होगा, डिस्टेंस भी सेम होगा। ठीक है, तो अब इसका एक जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, इस कंडीशन के लिए एक जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है वो तुमको बताया तो मैं। अब इसमें दूसरी कंडीशन ऐसे ये मान लो कि मैं कहूँ तुमसे कि अगर कोई पार्टिकल शुरू करता है स्टार्टिंग विथ रेस्ट, v स्पीड तक जाता है विथ a एक्सलेशन, ठीक है, और उसमें d एक्सेशन जो है वो -an है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो एक्सेशन और d एक्सेशन इक्वल, रेट इक्वल नहीं है दोनों का। तो ऐसे कंडीशन में जाहिर सी बात है टाइम भी इक्वल नहीं होगा, t1 और t2 टाइम भी इक्वल नहीं होगा, तो क्या रिलेशन होगा इसमें। तो ऐसे कंडीशन में t1 इज इक्वल टू टी होगा तो t2 इज इक्वल टू t/n हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डी एक्सेशन की रेट जितनी बढ़ेगी टाइम उस रेशो में कम हो जाएगा। और डिस्टेंस का भी रिलेशन होगा, अगर s1 की वैल्यू अगर s है तो s2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, s/n। तो टाइम भी उस रेशो में कम हो जाएगा और डिस्टेंस भी उस रेशो में कम हो जाएगा, अगर डी एक्सेशन की रेट एक्सेशन से n गुना ज़्यादा हो जाए, n उसकी n गुना हो जाए, तो इस सेशन को लगा सकते हो। ये कैसे आया उसको भी तुम देख सकते हो। अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस a/t1, तो t1 की वैल्यू मुझको क्या मिली, v/a मिल गई। अब यहाँ मैं इक्वेशन लगाऊँ तो अगेन v इज इक्वल टू u माइनस a/t लगाना होगा, रुक गया यहाँ पर पे, u के बदले कितना होगा, कैपिटल V माइनस an इंटू t2। तो यहाँ से t2 अगर मैं निकालूँ तो कितना मिला, v/an मिला। तो v/a t1 की इज इक्वल टू t1, तो वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, t1/n हो जाएगा, वही है t1/n। तो सिंपल सा कंडीशन है, जिस रेट से बढ़ेगा टाइम उसका से कम हो जाएगा। इसको भी चेक कर सकते हो, s कैसे s/n हो जाएगा। अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a/s1 कहूँगा, तो s1 की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, v²/2a मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ, डी एक्सेशन है v² इज इक्वल टू u² माइनस 2s2 लगा दूँ। अब स्टार्टिंग विथ v है, एंड एट 0 है, तो v² माइनस 2an s2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं s2 की वैल्यू फाइंड करूँगा तो क्या मिलेगा मुझको, v²/2an, और v²/2a s1 की वैल्यू है, तो ये तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी, s1/n हो जाएगी, वही है s1/n हो गई है। तो ये जो थोड़ा सा कंडीशन है, इस चीज़ को तुम अच्छे से ध्यान रखना कि अगर कहीं भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है और उसमें डी एक्सेशन दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन डी एक्सेलेरेशन दोनों बन रहा होगा। तो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलेरेशन एक साथ होते हैं, मतलब एक साथ का मतलब एक ही क्वेश्चन में होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को, ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा, तुम्हारा बहुत टाइम बचाएगा। इन चीज़ को ध्यान रखोगे कि t विल बी t/n एंड s विल बी s/n, तो कितना ही तुम्हारा काम आसान हो जाएगा बताओ। और अगर दोनों की वैल्यू सेम है, तो टाइम भी सेम होगा और डिस्टेंस भी सेम होगी। और अगर सेम नहीं है तो a1 a2 का जो रेशियो होगा उसका रिवर्स रेशियो हो जाएगा t1 t2 का। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये कुछ रिलेशन है जो तुमको अच्छे से ध्यान रखना है, और इन फॉर्मूले को अगर ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तुमको मिलेंगे जहाँ पे हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी एक कॉन्सेप्ट तुमको इस पर मैं और बताऊंगा जिससे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, तो उस कॉन्सेप्ट की बात भी करते हैं जल्दी। ओके, अब ये एक्सेशन और डी एक्सेशन को समझ लिया हम लोगों ने कि अगर एक ही क्वेश्चन में कुछ देर तक
एक्सेलरेशन हो, कुछ देर तक डी एक्सेलरेशन हो, तो टाइम और डिस्टेंस का हम लोग कैसे रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ में और तुमको मुझको बतानी है, जैसे मान लो एक पार्टिकल है जो स्टार्टिंग विथ रेस्ट है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन खींचने में थोड़ी दिक्कत होती है। चलो, एक पार्टिकल ने मान लो बच्चा t इज इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग विथ रेस्ट लिया, ठीक है, मोशन शुरू किया। अल्फा एक्सेशन कुछ देर तक रहा, लेट अस सपोज t1। फिर उसमें बीटा एक्सेशन आ गया फॉर द टाइम t2, और वापस उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, ठीक है। ये बात हमको अच्छे से समझ लो पहले कि एक कंडीशन, इसमें कोई पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट करता है, u इज इक्वल टू 0 से कुछ समय तक, लेट अस सपोज t1 अल्फा एक्सेलरेशन के साथ चलता है। फिर कुछ समय तक t2 समय तक बीटा डी एक्सेलरेशन के साथ चलता है, और बीटा डी एक्सेलरेशन के साथ चलते चलते वो t2 समय बाद रेस्ट में आ जाता है। अब इसमें तुमसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे टाइम, हम कभी हमको टाइम दिया रहेगा तो पूछेगा भाई इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी इस पूरे मोशन में, डिस्टेंस कितना कवर करेगा। इस चीज़ को अगर मैं तुमको ग्राफ से बताऊं, लेकिन ग्राफ से बताने के पहले अगर अल्फ़ा बीटा दिया है, t1 t2 दिया है, तो बताओ अभी तुमको मैंने क्या बताया कि अल्फ़ा बाई बीटा जो होगा वो क्या होगा बेटा, t2 बाई t1। इस बात को पहले ध्यान रखना, इनका जो रेशो होगा, इनका रेशो उसका उल्टा होगा। अगर ये 1:2 है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये 2:1 हो जाएगा टाइम की वैल्यू। अगर ये 1:3 है तो ये 3:1 हो जाएगा। अगर 3:5 है तो 5:3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि जितना डी एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी एक्सेलरेशन के तुलना में, जो टाइम t2 है उतना ही कम हो जाएगा। बहुत कॉमन सेंस की बात है, जब घटने की स्पीड बहुत फास्ट होगी तो टाइम भी तो कम लेगा ना। तो अगर ये बीटा इसका डबल है, अल्फ़ा का रेट डबल है घटने की, तो टाइम इसका क्या होगा, t1 का आधा हो जाएगा। अगर यहाँ 5 सेकंड लगा है बढ़ने में, तो 2.5 सेकंड में ही घट जाएगा। जब इसकी वैल्यू इसकी डबल होगी तो, और आधा होगी तो, अगर बीटा की वैल्यू अल्फ़ा की आधा है तो ये जो t2 है इस t1 का डबल हो जाएगा। 5 सेकंड लगा होगा बढ़ने में, तो 10 सेकंड लग जाएगा घटने में, अगर बीटा अल्फ़ा का आधा हो जाएगा तो अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, तो कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, समझते हुए काम को कर सकते हो। तो ये रिलेशन होता है हमारा अल्फ़ा बीटा t1 t2 के बीच में। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ग्राफ से सॉल्व करें तो ज़्यादा बढ़िया होता है। हमें जर्नी ऐसे क्वेश्चन है, मान लो कि जर्नी का टोटल टाइम t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t, ये हमें दिया हुआ है कि जर्नी का टोटल टाइम इज t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t। ये तो कन्फर्म है कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वही उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि इसके बाद तो स्पीड में घटना शुरू हो गया, डी एक्सेलरेशन शुरू हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग अगर ग्राफ का यूज़ करें तो कितना बढ़िया होगा। देखो, यहाँ v लूँ और यहाँ t लूँ, तो पहले वेलोसिटी बढ़ रही है अल्फ़ा की रेट से, और फिर वेलोसिटी घट रही है मान लो बीटा की रेट से। दोनों की वैल्यू अगर बराबर होगी तो ये दोनों साइड की लेंथ भी इक्वल होगी, है ना। और अब मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँ एक परपेंडिकुलर, तो बहुत सिंपल सा फिगर बन जाता है। ये है t1, ये है t2, ये है एक्सेलरेशन, ये है डी एक्सेलरेशन, और यही है बच्चा हमारे इस पूरे मोशन का मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर वह दो चीज़ हमसे पूछता है कि भैया इस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी और कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, देखो ये होता है v max इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी। अगर ऐसे क्वेश्चन में कभी भी तुमसे इस पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी पूछे तो सीधा उसका फॉर्मूला याद करना, अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी, जहाँ टी क्या होगा, जर्नी का टोटल समय, अगर वो हमको दिया है तो। इन केस अगर डिस्टेंस पूछेगा तो जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है
डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम लोग डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो ये एक क्वेश्चन है जिससे, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बहुत अक्सर करके देखने को मिलता है। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करके डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी और पूरा डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करेगा। और अगर हमको अल्फ़ा बीटा दिया है, T1 T2 की अलग अलग वैल्यू पूछी है, तो इन दोनों, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ कर लूँ तो T1 T2 की अलग अलग वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इसके पहले तुमको मैंने बताया उसी फॉर्मूले का ये एक तरीके से कह सकते हो कि एप्लीकेशन है। ठीक है, अच्छा इसमें एक बार तुमको और बताऊँ मैं, अगर मुझको सिर्फ एक्सेलेरेशन का डिस्टेंस पता करना हो कि यहाँ से यहाँ तक एक्सेलेरेशन में डिस्टेंस s1 चला और यहाँ से यहाँ तक डी एक्सेलेरेशन में डिस्टेंस s2 चला, अलग अलग डिस्टेंस, तो पूरा डिस्टेंस है, तो अलग डिस्टेंस कैसे ऐसा निकाल सकते हो भाई। जो डिस्टेंस होता है वेटी डायग्राम में, जो डिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ द ग्राफ होता है। अगर मैं इस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लूँ तो T1 समय का डिस्टेंस आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अगर मैं S1 निकालूँ तो S1 की वैल्यू क्या आएगी, S1 विल बी 1/2 बेस इंटू हाइट V max। ठीक है, अगर S2 की वैल्यू निकालूँ तो 1/2 बेस इंटू हाइट अगेन V max। अब दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ तो S1/S2 इज इक्वल टू क्या आएगा, T1/T2, और T1/T2 इज इक्वल टू बीटा/अल्फ़ा है। ठीक है, तो S1/S2 इज इक्वल टू बीटा/अल्फ़ा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग S1 S2 का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि डिस्टेंस और टाइम दोनों का जो रिलेशन है वो तो सेम होता है, सॉरी, डिस्टेंस और टाइम इन दोनों का तो सेम रेशो में होते हैं, लेकिन एक्सेलेरेशन इसका जस्ट अपोजिट होगा। वही है जिसके पहले वाला कॉन्सेप्ट है कि T और S का जो रेशो है, वहाँ भी देखो T/N था और S/N था, तो T और N में जो चेंज होगा वो सेम होता है। अगर एक्सेलेरेशन n टाइम्स हो जाएगा, आई मीन डी एक्सेलेरेशन n टाइम्स हो जाएगा, तो टाइम भी कितना हो गया था T/N और डिस्टेंस भी कितना हो गया था S/N। तो T और S में जो चेंज होगा वो सेम होगा, देख लो, लेकिन एक्सेलेरेशन का जस्ट अपोजिट होगा। एक्सेलेरेशन अगर डबल हो जाएगा तो टाइम भी T/2 और डिस्टेंस भी S/2। ठीक है, अगर ये डी एक्सेलेरेशन इसका डबल है तो यहाँ टाइम भी कितना होगा, इसका T/2 और डिस्टेंस भी कितना होगा, इसका S/2। अगर ये डी एक्सेलेरेशन इसका आधा है तो यहाँ टाइम भी कितना हो जाएगा, इसका डबल, और डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, इसका डबल। यही चीज़ में तुमको समझनी है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट तुम अच्छे से याद रखो, तो अगर कहीं भी इससे मिलते जुलते क्वेश्चन तुमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो आराम से इस चीज़ को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम लोग काइनेमेटिक्स में जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, जो शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से, वो होगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात अच्छे समझ में आई होगी और बहुत कुछ नई बातों को सीखने को मिलेगी, जिसको क्वेश्चन में लोग अप्लाई करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग क्या शुरू करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। और जो बच्चे भी जिस टारगेट के लिए हैं, जो 11th के बच्चे हैं, वो ध्यान से, एकदम जल्दीबाजी की बात नहीं, एक एक क्वेश्चन को दिन में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ही करो, मगर ध्यान से करो। जो नीट के बच्चे हैं वो इन क्वेश्चंस को देख करके ऐसे क्वेश्चन खोज के कहीं से भी करो। मेंस के बच्चे वही काम करो। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिपरेशन हमारी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।